हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे सार्वजनिक निजी विवाद, द पब्लिक प्राइवेट डिबेट। सार्वजनिक निधि, सबसे पहले हम इसमें सार्वजनिक निजी विवाद का इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि संसार का इतिहास हमें ये बताता है कि शिक्षा संस्था का विकास, जो शिक्षा संस्थाएं होती है, शिक्षण संस्थान होते हैं, उनका विकास संसार में सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। वैदिक काल, जो कि कहाँ से कहाँ तक था? 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक में हमारे देश में एक सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली थी। उस समय निजी व्यक्तियों के नियंत्रण में थी। जो शिक्षा थी वो किन के नियंत्रण में थी? निजी व्यक्तियों के नियंत्रण में थी। उस समय गुरु अपने गुरुकुल स्थापित करते थे और उनका संचालन अपने तरीके से करते थे। लेकिन राजघराने के या जो भी राजघराने के बड़े बड़े लोग थे वो क्या करते थे? अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इन गुरुकुलों को आर्थिक सहायता देते थे, परंतु उन पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं था। मतलब जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं था। ये पूर्ण रूप से गुरुओं के नियंत्रण में ही थी। गुरुकुलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते थे और अपने गुरुकुलों का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न भी करते थे। उस समय गुरुकुलों में अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं थी। फिर उसके बाद आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल जो कि कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या होता था? ब्राह्मणीय शिक्षा तो निजी हाथों में थी, परंतु बौद्ध शिक्षा निजी संस्थान के नियंत्रण में विकसित हुई। बौद्ध शिक्षा का अपना एक निश्चित स्वरूप था। उसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम निश्चित थे तथा शिक्षक शिक्षार्थी दोनों बौद्ध संघ के नियंत्रण में थे, परंतु साथ ही साथ कुछ इसमें कमियां भी पाई गई। पहली यह थी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी और दूसरी है कि बौद्ध संस्थानों में कठोर अनुशासन की व्यवस्था थी। तो उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल जो कि कब से कब तक था? 1200 ईसा से 1700 ईसा पूर्व में। इस देश में मुसलमान शासकों का राज्य रहा, इसलिए इसे मुस्लिम काल कहते थे। ठीक है। इस काल में प्रारंभ में बौद्ध शिक्षा केंद्र नष्ट किए गए थे, परंतु ब्राह्मणीय शिक्षा केंद्र दबे पांव चलते रहे। मुसलमान शिक्षकों ने यहाँ अपने प्रकार के मकतब और मदरसे अवश्य स्थापित किए, परंतु इनका संचालन निजी संस्थानों के हाथों में रहा। निजी संस्थान मतलब जो बड़े बड़े राजघराने के लोग हैं या कोई और चला रहा है, ठीक है, पब्लिक उसमें चला रहा है वो। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि हमारा 1700 से लेके आज तक का माना जाता है। आधुनिक काल 1700 ईसा पूर्व से आज तक के प्रारंभ में इस देश में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया था। फिर उसने क्या किया? इंग्लैंड से आने वाले प्रत्येक जहाज के साथ ईसाई मशीनरियाँ भी आते थे। उन्होंने यहाँ शिक्षा संस्थाएं थी उनको स्थापित किया और शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार व प्रसार करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र व्यापार तक ही सीमित रहा, परंतु आगे चलकर उसने यहाँ की फूट का लाभ उठाना शुरू कर दिया। 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर की युद्ध की विजय के बाद बंगाल, बिहार और अवध प्रांत की शासक बन गई। अब उसके सामने प्रश्न था कि अपने अधीन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का, उसने अपने अधीन क्षेत्र की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया और स्कूलों की स्थापना करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, प्रारंभ में हमने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी द्वारा बनाई गई नीति चालू रखी थी। उस समय अंग्रेजों के शासन का कार्यकाल से भी चले आ रहे थे और स्वपोषित स्कूल भी दल स्कूलों के नाम से जाना जाता था। भारतीय सरकार ने इन्हें यथावत चलने की दिशा, वैसे भी ये उस समय जनवरी 1950 से हमारे देश में हमारे संविधान में लागू हुआ है। हमारे एवं संविधान के अनुसार प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में रही, इसकी व्यवस्था करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व था, परंतु 1976 में संविधान में 48वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तब से देश की शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है, परंतु ये दोनों सरकारें मिलकर भी देश के सभी बच्चों और युवकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसलिए उन्होंने निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को मानदंड पूरे करने के लिए प्राप्त बाद मान्यता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने जारी रखा।
सन 1979 में केंद्र की तत्कालीन जनता सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के सामान्य स्कूल प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई और साथ ही साथ देश भर में चल रहे पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने की घोषणा की गई। बस तभी से ही देश में सार्वजनिक निजी विवाद की शुरुआत हुई। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो सार्वजनिक निजी विवाद है ये क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विवाद दो स्तरों पर चला आ रहा है, एक स्कूली शिक्षा स्तर पर और दूसरा उच्च शिक्षा स्तर पर। अतः हम इसकी चर्चा के दो स्तरों पर होने वाले विवाद को अलग अलग करेंगे। तो नंबर 1, स्कूली स्तर पर सार्वजनिक निजी विवाद। इसमें क्या होता है, स्कूली शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के पक्षधर, मतलब कि जो स्कूली शिक्षा को वो मानते थे, सार्वजनिकीकरण के पक्ष में थे कि जो स्कूल का जो वो है एटमॉस्फेयर है वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो हम पहले इसके पक्ष में इसके फेवर में बोलेंगे कि स्कूली शिक्षा स्तर पर सार्वजनिक निजी विवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, निजी स्कूलों में भारी शुल्क लिया जाता है, वे सामान्य जनता की पहुंच से बाहर हैं। नंबर 2, इसमें वार्षिक शुल्क के साथ कंपटीशन धनराशि भी ली जाती है, जितना आकर्षक स्कूल उतना ही अधिक कंपटीशन धनराशि। नंबर 3, इसमें शिक्षा सत्र के बीच में शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं। नंबर 4, अधिकांश निजी स्कूलों में बच्चों की छोटी छोटी भूलों पर भी भारी आर्थिक दंड मिल जाता है और जिसका भार अभिभावकों पर पड़ता है। उसके बाद जो अंतिम जो इसके पक्ष में बोला गया है विद्वानों ने वो है, ये प्रवेश के समय से लेकर सत्र के अंत तक अभिभावकों को परेशान करते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं दूसरी तरफ इसके जो इसका है दूसरी तरफ निजी स्कूलों, ये तो था हमारे सार्वजनिक स्कूलों का, अब है निजी स्कूलों के पक्षधरों के तर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निजी संस्थाएं स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में सरकार का सहयोग कर रही हैं। नंबर 2, निजी स्कूल साधन संपन्न है, इसलिए शिक्षण अधिगम की अच्छी व्यवस्था है। नंबर 3, ये सरकारी स्कूलों से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट था, इसमें गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लास्ट पॉइंट, इसमें परीक्षा जो परिणाम होते हैं वो भी सरकारी स्कूल से कहीं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो यदि हम इनको निष्कर्ष इसका निकालें तो हम बोल सकते हैं कि निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा गुण अधिक हैं और कमी केवल एक, और वह है भारी वार्षिक शुल्क। परंतु भारी निजी स्कूलों का यह भी तर्क है कि हम तो किसी के दरवाजे पर दस्तक देते नहीं हैं, आइए अपने बच्चे का परिवेश हमारे यहाँ कराइए। अभिभावक स्वयं अपने बच्चों का परिवेश हमारे यहाँ करवाते हैं और हम उन्हें प्रारंभ में ही स्कूल की सभी शर्तों से अवगत करा देते हैं। फिर शुल्क के विषय में इतना ज़्यादा ये बोलते हैं पेरेंट्स की ज़्यादा फीस होगी, वो फीस होगी, इतना ज़्यादा जो है वो बोल जाते हैं स्कूल में। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की, कि उच्च शिक्षा स्तर पर सार्वजनिक निजी विवाद। जहाँ तक हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, प्रारंभ में इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, परंतु उच्च शिक्षा में परिवेश का दबाव बढ़ा तो उसकी व्यवस्था में निजी संस्थाओं का सहयोग लेना शुरू किया। परंतु हम देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा की ये स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थाएं अति भारी शुल्क ले रही हैं और अति निम्न स्तर की शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। यही कारण है कि इस स्तर की शिक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक निजी विवाद कुछ अधिक है। उच्च शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के पक्षधरों का पहला तर्क है कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उच्च स्तर के विशेषज्ञ तैयार करना, अतः देश के विकास के लिए सरकार को उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं संभालना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि साथ ही स्ववित्त पोषित निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के विपक्ष में तर्क।
तो जिसको पहला तर्क है वो पढ़ते हैं। ये भारी कंपटीशन धनराशि वसूल करती हैं। स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेजेस में 20 से 40 लाख रुपए तक कंपटीशन धनराशि ली जाती है। नंबर 2, इन संस्थाओं के वार्षिक शुल्क भी सरकारी उच्च स्कूलों उच्च संस्थाओं से 20 से 50 गुना अधिक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों का भी आर्थिक शोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा, अधिकतर स्वपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में अनावश्यक संसाधन की कमी है। नेक्स्ट है हमारा, इससे निकलने वाले उत्पाद की मार्केट वैल्यू भी कम है। लास्ट पॉइंट, इसके द्वारा उच्च शिक्षा का आवश्यकता से अधिक विस्तार हो रहा है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। ये तो था इसके पक्ष में तर्क। अब ये तो थे इसके विपक्ष में तर्क, अब इसके पक्ष में तर्क। ठीक है, स्वपोषित निजी उच्च संस्थानों में पक्षधरों के तर्क। नंबर 1, ये उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार का सहयोग कर रही है और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए दबाव को कम कर रही है। नंबर 2, इसमें बड़ी सफलता है, ये संस्थाएं सरकारी स्कूलों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं है, इसमें शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त पर्यावरण है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें शिक्षक संस्थापकों के सीधे नियंत्रण में होते हैं, इसलिए ये परिश्रम से पढ़ाते हैं। ये सामान्य स्तर के छात्र छात्राओं को प्रवेश देकर सामान्य से कहीं अच्छे परीक्षा परिणाम देते हैं। धन्यवाद।